हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं अब ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था इकोनॉमिक्स के अंदर। ये आखिरी चैप्टर है, चौथा और आखिरी चैप्टर है सीबीएसई के लिए, जो कि बहुत ही आसान है। आप आसानी इस चीज़ पे आंसर दे पाइएगा। हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कॉन्सेप्ट्स को और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ रखे हैं और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। बेसिकली आप ये चीज़ें समझ में खुद आ जाएगी, इससे मैक्सिमम चीज़ें क्या आ सकती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट्स को बाहर के मार्केट में लेकर जाना, ठीक है, या बाहर के मार्केट वाले आपके यहाँ आ रहे हैं। तो क्या पहले ये काम होता नहीं था क्या? पहले भी होता था, लेकिन पहले बेसिकली क्या होता था? ट्रेड होता था, व्यापार होता था। मतलब बाहर के व्यापारी आते थे यहाँ पे, सामान खरीद के लेके जाते थे, फिर वहाँ जाके बेचते थे, ठीक है। यहाँ से बेसिकली अगर इंपोर्ट होता था तो यहाँ से क्या होता था? एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल, है ना। अभी भी प्रोडक्शन एक ही जगह हो रहा था, प्रोडक्शन हर जगह नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि कंपनी अपना प्रोडक्शन इंडिया में भी डाल दी, जापान में भी डाल दी, चाइना में भी डाल दी, ऐसा नहीं हो रहा था। प्रोडक्शन एक ही जगह हो रहा था, केवल रॉ मटेरियल जा रहा था यहाँ से और प्रोडक्शन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। ये व्यापार हो रहा था। अब ऐसा क्या हो गया? अब ऐसा हुआ कि एमएनसीज आ गई, है ना। एमएनसी आई, वो क्या करने लगी कि हर जगह पैसा इन्वेस्ट करने लगी, ठीक है ना। पैसा इन्वेस्ट करने लगी मतलब कि ऐसा नहीं कि अब प्रोडक्शन एक ही तरह हो रहा है। जैसे हम एग्जांपल की बात करेंगे, इसमें देखेंगे एग्जांपल कि चाइना के अंदर प्रोडक्शन हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, असेंबलिंग का काम मैक्सिको के अंदर हो रहा था, डिज़ाइनिंग का काम यूएसए के अंदर हो रहा था, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का सपोर्ट्स का काम इंडिया के अंदर हो रहा था। ये देख रहे हैं अलग अलग है, लेकिन सब दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और बेचा कहाँ जा रहा था? तो पूरा बेचा पूरे विश्व में जा रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन है। तो पहले क्या था? ट्रेड इन इंडिया वॉज एग्जिस्टेड सिंस फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड आपको याद होगा, ट्रेड रूट, सिल्क रूट जो था। सिल्क रूट क्या था? ट्रेड रूट क्या था? जो इंडिया का था। तो होता था ना, व्यापार होता था, यहाँ पे मसाले यहाँ से लेके जाते थे, वहाँ से फिर चीज़ें आती थी। तो एंशिएंट पीरियड से हो रहा है। बट प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन द कंट्रीज। एक ही कंट्रीज के अंदर अभी भी प्रोडक्शन था, ठीक है। तो अब इंडिया क्या करता था उस समय? एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल, फूड स्टफ्स एंड फूड स्टफ लाइक स्पाइसेस, है ना। ये चीज़ें यहाँ से भेजता था, सिल्क भेजता था। अब क्या हुआ कि एमएनसी आया। एमएनसी क्या हुआ? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। नाउ एमएनसी इमर्ज अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द वर्ल्ड। एमएनसी इज व्हाट? कि एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, मतलब वैसा कंपनी एमएनसी इज व्हाट? एक ऐसा कंपनी जो कि क्या करता हो? अपना कंट्रोल प्रोडक्शन का एक नेशन से ज़्यादा नेशन में करता हो, ठीक है ना। अपना बेसिकली ऑपरेशन मोर देन वन नेशन, एक नेशन से ज़्यादा नेशन में करता हूँ। तो ये ऑपरेशन करता है, प्रोडक्शन करता है। तो क्या क्या करता है? तो इस प्रोडक्शन के दौरान ग्लोबलाइजेशन में क्या प्रोडक्ट को ही सेल किया गया दूसरे मार्केट में? नहीं, प्रोडक्ट्स के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, है ना। अभी प्रोडक्शन, अभी तो पहले भी तो सेलिंग हो रहा था प्रोडक्ट, अभी भी सेलिंग बढ़ गया, ठीक है। लेकिन सेल बढ़ने के साथ, मार्केट बढ़ने के साथ 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 क्या बढ़ा? प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंजेस हो गया, ठीक है। केवल यही तो नहीं हुआ, साथ साथ क्या हुआ? कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ, आदमी का भी एक्सचेंज हुआ। अब आदमी यहाँ से बाहर की ओर जा रहा है, वहाँ से उसका कल्चर लेके यहाँ आ रहा है, ये भी तो एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो सब चीज़ का ग्लोबलाइजेशन में एक्सचेंज होता है। टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हुआ, बाहर में आपको गूगल फेसबुक बना, आप इंडिया के अंदर यूज़ करें। ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ डॉक्टर, एक्सचेंज ऑफ ब्रेन्स, आप बोल सकते हैं। सबको एक्सचेंज हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री समझ में आया कि अब इस बाउंड्री को छोड़ करके दूसरे बाउंड्री के अंडर प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो हमारा क्या है? एमएनसी इमर्ज हुआ। अब एमएनसीज क्या है? एमएनसी के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए, एमएनसीज के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे हमने पीछे डिस्कस अभी किया था, एमएनसी क्या है? कंपनी है दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक नेशन से अधिक नेशन के अंदर अगर उसका प्रोडक्शन, उसका कंट्रोल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एमएनसीज।
तो एमएनसीज क्या कर रहा है, मतलब अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करता है। हम लोग आगे देखें इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उससे पहले और समझिए, एमएनसी अगर कहीं फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा कि ऐसा भी तो जाके नहीं कहीं प्रोडक्शन कर ये फैक्ट्री सेटअप कर देगा। तो बेसिकली एमएनसी फैक्ट्री सेटअप कर रहा है तो क्या वो प्रोडक्शन को स्प्रेड कर रहा है ना, स्प्रेड कर रहा है प्रोडक्शन को, एक नेशन से दूसरे नेशन में प्रोडक्शन को ये कर रहा है। तो प्रोडक्शन को ये स्प्रेड कर रहा है, तो प्रोडक्शन को स्प्रेड कर रहा है तो आप सोचेंगे सर कि एक जगह बनाएगा, एक जगह असेंबलिंग करेगा, एक जगह स्टोर करेगा, तो उससे तो कॉस्टिंग तो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कॉस्टिंग ज़्यादा होता तो ये चीज़ें होती क्या, कोई भी आदमी काम करता तो लालच में करता है। तो उसके पीछे मोटो क्या है, एक ही मोटो है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। क्या प्रॉफिट है, किसी भी प्राइवेट फर्म का पहला मोटिव ही होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो इसके कब होगा, जब का प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, ठीक है ना। तो मोटो क्या है कि रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड एमएनसी सेटअप फैक्ट्रीज ऑन ऑफिसेज वेयर, जहाँ पे उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीप लेबर मिलेगा, जहाँ पे सस्ता लेबर मिलेगा और स्किल लेबर मिलेगा, अनस्किल लेबर मिलेगा, ठीक है। अगर अगर कहीं फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो बहुत सारा फैक्टर देखते हैं, लैंड देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज देखते हैं, क्लोजेस्ट टू द मार्केट देखते हैं। तो हम लोग अगर मोटे तौर पे बात करें तो एमएनसी सेटअप करने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, क्लोजेस्ट टू द मार्केट। मार्केट से कितना करीब, आप जहाँ फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे मार्केट है कि नहीं। ऐसा नहीं फैक्ट्री ऐसी जगह लगा दीजिए, अगर आपने फैक्ट्री लगा दिया नेपाल के अंदर, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दिया, तो वहाँ तो मार्केट है नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन नेपाल के अंदर फैक्ट्री लगाया, वहाँ के सराउंडिंग एरिया के अंदर मार्केट है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। फिर चीप लेबर, सस्ता लेबर, स्किल एंड अनस्किल बोथ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। आप मान लीजिए इंडिया के अंदर पहले क्या था, 1991 से पहले तक पॉलिसीज क्या चलता था, LQP। LQP इज व्हाट, लिमिटेड कोटा परमिट, ठीक है ना। 1991 के पहले हमारा चलता था लिमिटेड कोटा परमिट। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट सेक्टर थी उन सारे सेक्टर के अंदर हमारा पब्लिक फर्म था। तो पब्लिक फर्म का वो मतलब होता है कि प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती है। प्रॉफिट हो गया, अच्छी बात है, उसका पहला मोटिव होता है कि उसका जनता सेटिस्फाइड है। इसलिए आप देखिएगा इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट का जो जितना है वो सारा क्या है, गवर्नमेंट का था। अब धीरे धीरे उसमें पब्लिक फर्म आ गया, बसेस चलती है पब्लिक की, मतलब प्राइवेट कंपनी की बेसिकली। फिर ट्रेन को भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, एयरलाइंस भी प्राइवेट है। तो ये क्या है, पब्लिक फर्म आ गया, तो प्राइवेट फर्म आ गया, पहले पब्लिक फर्म था। अब क्या है, पहले लिमिटेड कोटा परमिट था, मतलब लिमिटेड ही लोगों को मिलता था, ठीक है ना। लॉ इतना स्ट्रिक्ट था तो लोग यहाँ पे आ नहीं पाते थे। ये इसलिए किया गया था क्योंकि देश आज़ाद हुआ था और देश आज़ादी के बाद बहुत ही गरीबी था। अगर सबको खुला छोड़ दिया जाता तो कोई भी कंपनी, अगर आप कंपनी लगा रहे थे सेवा भाव से नहीं लगा रहे, प्रॉफिट के लिए लगा रहे हैं, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट के चार्ज से रहिएगा। तो इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट जो इसेंशियल सर्विसेज था वो उसके लिए क्या किया गया, वो वहाँ पे लिमिटेड कोटा परमिट किया गया, मतलब कि सब लोग इसके अंदर नहीं आ सकते। बाद में 1991 PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, ठीक है, और उस समय के फिनांस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, ठीक है। क्योंकि अब देश इतना हो गया था कि वो खुद अपना चला पा रहा था, तो अब पैसे की ज़रूरत थी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब आप मान लीजिए हम दुकान लगाना चाह रहे हैं, आप सस्ता, आप बहुत ये बड़ी सुरक्षा दीजिएगा तभी तो हम ये अपना मार्केट सेटअप करेंगे। तो पॉलिसीज चेंज हुआ, LQP से चेंज हुआ हमारा क्या, LPG। हमारा LQP से क्या चेंज हुआ, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये हमारा पॉलिसीज़ हो गया अब 1991 के बाद, ठीक है। तो हमने कंपनी को बोला आप आइए, हम पॉलिसीज़ में ढील देंगे आपके लिए, हम जो आपको चाहिए लैंड सब कुछ हम देंगे, सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, बिजली सब कुछ देंगे। तो हमारा पॉलिसी चेंज हुआ, तो MNC आना शुरू होगी। अब MNC करती क्या है, प्रोडक्शन को कैसे स्प्रेड किया, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, ठीक है, ठीक है। जब भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन आया ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल आपको लिखना मस्ट है। एग्जाम्पल लिखिए, मार्क्स पूरा पाइए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपके बुक का एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे सेगमेंट पाता था, तो मैन्युफैक्चरिंग, फिर असेंबलिंग, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग से पहले क्या,
डिजाइनिंग कर रहे थे, ठीक है, तो डिजाइनिंग कहाँ कर रहे थे? यूएसए में। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कर रहे थे? तो चाइना में। असेंबलिंग कहाँ कर रहे थे? तो मेक्सिको के अंदर एंड ईस्टर्न यूरोप के अंदर। अब कस्टमर सपोर्ट की बात आई, कस्टमर केयर की, कस्टमर सपोर्ट, तो ये कहाँ से करवाने लगे? इंडिया से करवाने लगे। आप देख रहे हैं प्रोडक्शन कैसे स्प्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाइना, यूएसए, यूरोप, इंडिया। एंड प्रोडक्शन करने के बाद क्या इसी देश में बेच रहे हैं? नहीं, इसके अलावा जितने भी देश हैं सब जगह इसको बेच रहे हैं। तो हमें क्या पता चला? तो हमें पता चला कि अच्छा, एमएनसी नॉट ओनली सेलिंग द प्रोडक्ट्स, एमएनसी नॉट ओनली सेलिंग द प्रोडक्ट्स, केवल प्रोडक्ट्स को ही नहीं बेच रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है? बट ऑल्सो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, बट ऑल्सो प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली। ठीक है, मतलब केवल प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा, साथ साथ पूरे ग्लोबली क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक था, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज के अंदर। फिर हम लोग देखते हैं अब क्या है अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस दी कंट्रीज। अब हम कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं, तो एमएनसी सेटअप कर रहा है, एमएनसी कैसे काम करता है, हम लोग वो देखते हैं अगले टॉपिक के अंदर। ध्यान चलिए देखिए, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब कैसे प्रोडक्शन को इंटरलिंक कर रहा है एक दूसरे के अंदर। तो हमने देखा था पीछे में कि कैसे चाइना के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, यूएसए के अंदर डिजाइन किया, मेक्सिको के अंदर असेंबलिंग किया, कस्टमर सपोर्ट के लिए इंडिया के चूज किया, और ये करने के बाद सबको इंटरलिंक किया, सबको मिलाया, है ना, एक तरह से इंटरलिंकिंग कर रहे हैं। इंटरलिंकिंग ये 4 देश को मिला रहे हैं और बेच रहे पूरे विश्व के अंदर। तो इंटरलिंकिंग करने के लिए हमने कंडीशन भी देखा। कहने का मतलब क्या कि एमएनसी सेटअप कर रही है कहीं भी फैक्ट्रीज और ऑफिस, तो कुछ तो कंडीशन अपना देख रही है। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्लोजनेस टू द मार्केट, फिर हमने देखा एबिलिटी ऑफ द चीप एंड एबिलिटी ऑफ चीप लेबर, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर सारा फैक्टर उसके लिए फेवरेबल है देन एमएनसीज क्या करती है? सेटअप करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन्वेस्टमेंट की बारी आई, मतलब कंपनी सेटअप करे तो इन्वेस्टमेंट की बारी आई। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? वैसा पैसा जो खर्च किया गया हो, ठीक है, वैसा पैसा जो खर्च किया गया हो किसके लिए? एसेट्स खरीदने के लिए। मान लीजिए आप 5 किलो आटा खरीद के ले आए, तो वो क्या इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं ना। 5 किलो आटा खरीद के लिए आए, दैट इज नॉट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। वाई? मनी स्पेंट टू बाई एसेट्स। अरे वो तो आपका डेली का चीज है। एसेट लाइक व्हाट? लैंड, मशीन, ठीक है ना। मनी स्पेंड टू बाई लैंड, मशीन्स, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है? एसेट्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो मनी स्पेंड टू बाई एसेट्स लाइक लैंड, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट एमएनसीज के द्वारा किया जा रहा है। इफ द इन्वेस्टमेंट इज डन बाय एमएनसी दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है जी यहां तक? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी कैसे किस किस तरह से इन्वेस्ट कर रही है? क्या हर जगह अपना फैक्ट्री बना रही है क्या, कि हर जगह कंपनी खरीद रही है? क्या कर रही है, क्या तरीका यूज कर रही है? तो हम लोग का अगला टॉपिक है डिफरेंट वेज। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट? क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसका? एमएनसीज का, है ना। तो हमारा डिफरेंट वेज क्या है? तो पहला क्या तरीका है?
बाय कोलेबोरेशन, ठीक है, या पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप कहने का मतलब क्या हुआ कि दूसरे देश में गई और उसके साथ प्रोडक्शन करना स्टार्ट की, उसके इन्वेस्टमेंट की, तो दोनों को फ़ायदा हुआ। जो पहले से था, ठीक है ना, जो पहले से था उसको, मतलब लोकल कंपनीज कहने का मतलब, लोकल कंपनीज को क्या मिल गया, प्रोडक्शन तो उसका हो ही रहा था, उसका प्रोडक्शन और इंक्रीज किया। कैसे? उसको इन्वेस्टमेंट मिला, है ना, इन्वेस्टमेंट मिला तो वो क्या करेगा, एसेट्स खरीदेगा, लाइक मशीन बनाएगा, ठीक है, और टेक्नोलॉजी उसका इन्हांस होगा, ये उसको फ़ायदा हुआ। तो केवल उसी को फ़ायदा हुआ क्या? केवल एक फ़ायदा से काम चलता है क्या? नहीं ना। फिर फ़ायदा किसको हुआ? अगर हम एमएनसीज़ की बात करें तो एमएनसीज़ को वेट नहीं करना पड़ा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, आपने फैक्ट्री स्टैब्लिश करना, तो फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में कुछ ना कुछ तो समय जाएगा। 6 महीना ही गया तो 6 महीना आपको पैसा तो फंसा के नहीं रहना पड़ा, वेट तो नहीं करना पड़ा, सीधे आपने मशीन पैसा लगाया और अगले दिन से प्रॉफिट शुरू हो गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ? नो वेटिंग टाइम। फिर उसने क्या किया? कंपनी को मार्केट स्टडी नहीं करना पड़ा कि ये प्रोडक्शन होगा या नहीं, यहाँ बिकेगा कि नहीं। उसने देखा कंपनी का अंदर ये प्रॉफिट हो रहा, अच्छा इसको और पैसा देंगे तो और प्रॉफिट होगा। नो मार्केट स्टडी। ये सब सारा फ़ायदा हुआ किसको? एमएनसीज़ को। ये तो पहला तरीका बाय कोलैबोरेशन और बाय पार्टनरशिप, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हुआ? अब मान लीजिए पार्टनरशिप करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, तो बोला अच्छा बेटा ये बात है, लो हम तुमको खरीदेंगे बाय परचेजिंग स्मॉल एंड लोकल कंपनीज। बेसिकली लोकल कंपनीज को परचेज ही कर लिया, खरीद ही लिया, ठीक है। जैसे आपके बुक के अंदर परक फूड्स के बारे में दे रखा, परक फूड्स ऑयल के फील्ड में अच्छा काम कर रहा था, वहाँ से कारगिल फूड आया यूएसए से, उसको खरीद लिया, ठीक है, और ख़रीद के अपना सेलिंग किया और इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरीज के सेक्टर में आगे सबसे बड़ा बन गया, ठीक है। तो ये था परचेज कर लेना। मान लीजिए आपके पास पैसा है, दूसरे देश में गए, नेपाल के अंदर गए, नेपाल के अंदर कोई कंपनी XYZ, मान लीजिए यूनिक करके कोई कंपनी, उसको आपने परचेज कर लिया, ठीक है। तो आपको क्या हुआ ना, वहाँ पे भी वेट नहीं करना पड़ा, आपका पहले से प्रोडक्शन हो रहा था, मार्केट भी स्टडी नहीं करना पड़ा, मार्केट भी पहले से बना हुआ था, प्रोडक्शन वही हो रहा था, आपने और टेक्नोलॉजी लगाया, उसमें और इन्हांस कर दिया, ठीक है। तो पहले दिन से वहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि आपके पास लेबर भी था, आपके पास मैनेजर लेवल के भी लोग थे, सब काम कर रहा था, केवल आपका मालिकाना हक चेंज हो गया। पहले वो मालिक था, अब आप मालिक हो गए, ठीक है। तो परचेज कर लिया। तीसरा क्या हुआ? अब इस झंझट में पड़ना नहीं है, मतलब हम आपके यहाँ इन्वेस्ट उस ढंग से नहीं करेंगे, हम आपके पार्टनर नहीं बनेंगे, ठीक है ना, हम आपको परचेज करेंगे। परचेज करके इतना पैसा कौन फंसाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मान लीजिए इसमें क्या है, इस वाले कंडीशन में अगर पार्टनरशिप बन रहे हैं तो लॉसेज के भी जिम्मेदार हो रहे हैं आप। अगर लॉसेज हुआ तो आपको फ़ायदा नहीं हुआ। इस वाले कंडीशन में बन रहे छोटा कंपनी का, अगर ये कंपनी नहीं चला फिर से आपके खरीदने के बाद, तो आपको लॉसेज हो गया। अब कुछ कंपनी क्या करती है, सप्लाई का काम करती है, मतलब सप्लाई फ्रॉम दी लोकल कंपनी, सप्लाई फ्रॉम दी लोकल कंपनीज। इसमें क्या होता है कि जैसे जो बड़ी कंपनी होती है, छोटे छोटे कंपनी को उसने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, कि आप मेरे लिए शूज़ बनाइए, जो शूज़ मैन्युफैक्चरर है, छोटी कंपनी है। फिर कोई कंपनी जो अगर टी शर्ट बना रही है, उसको बोल दिया टी शर्ट बना दीजिए मेरे लिए, ठीक है। और ये कंपनी क्या किया, वो क्वालिटी डिसाइड कर दिया कि ऐसा क्वालिटी का हमको चीज़ चाहिए, ठीक है ना, सब कुछ उसने डिसाइड कर दिया, पैसा वैसा सब कुछ फाइनल हो गया, वो प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए। इसका काम क्या, प्रोडक्शन किया और उसको भेज दिया, ठीक है। और वो कंपनी क्या किया, अपना टैग लगाया, देन उसको सेल किया। देखिए यहाँ पे कंपनी को क्या फ़ायदा है, जैसे आपने मान लीजिए 5000 टी शर्ट बनवाने का ऑर्डर दिया, कंपनी ने 5000 टी शर्ट बनवाने का ऑर्डर दिया, तो कंपनी को क्या चाहिए, केवल 5000 टी शर्ट चाहिए। आपको नुकसान हो रहा है, अगर डील 100 रुपये टी शर्ट के हिसाब से फाइनल हुई है, आपको प्रोडक्शन के दौरान ये 125 रुपये का पड़ गया, तो इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। कंपनी को मतलब है कि 100 रुपये में हमारी डील फाइनल हुई थी तो हम 100 रुपया देंगे। देखिए तो कंपनी को लॉसेज भी यहाँ नहीं हुआ। कंपनी को फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है, कंपनी को फाइनल प्रोडक्ट से मतलब क्या, टी शर्ट उसको चाहिए तभी आपको पैसा मिलेगा। यहाँ क्या है कि हो सकता था लॉसेज हो जाए,
तो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। हो सकता था आपने कंपनी खरीदा, वो कंपनी चलना बंद हो जाए, वहाँ पे भी आपको लॉसेस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरे से बनवाया, टैग लगाया, अब दूसरा जो बना रहा है उसका टेंशन है कि प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, लेबर आ रहा है कि नहीं, सब कुछ आ रहा है कि नहीं, वो उसका टेंशन है। ये कंपनी को कोई कंपनी को क्या मतलब, मेरा प्रोडक्शन आया कि नहीं, नहीं आया तो हम दूसरे से बनवाएंगे। तो वेंडर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या किया, सप्लाई फ्रॉम द लोकल कंपनी। लोकल कंपनी का काम ही है मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको भेजना, ठीक है। तो ये और उसमें अपना टैग लगाएगा एमएनसी और उसको बेचेगा। एक ये तरीका था, ठीक है। समझ में आया, इंटरलिंकिंग अक्रॉस द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, ठीक है, ये तरीका था। तो अब इससे फायदा किसको किसको हो रहा है, कस्टमर को भी हो रहा है ना। कस्टमर को क्या हो रहा है, उसको वाइडन प्रोडक्ट्स मिल रहा है। पहले एक ही तरह का प्रोडक्ट मिल रहा था, अब प्रोडक्ट वाइडन मिल रहा है। फिर कम ये एमएनसीज वाले को क्या फायदा हुआ, पहले मान ली एक ही देश के अंदर 100 लोग हैं, 100 लोग को ही बेच रहा था, अब कस्टमर भी बढ़ गया, उसका कंज्यूमर्स बढ़ गया, तो मार्केट वाइडन हो गया। दोनों के लिए फायदा है, ठीक है। तो हम लोग ग्लोबलाइजेशन का बैड इम्पैक्ट, गुड इम्पैक्ट, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।